बिना चेहरे वाली चुड़ैल, एक ऐसी खौफनाक काली ताकत जिसका सामना जिस जिस इंसान से हुआ उसके साथ बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, साल 1990 के करीब बिहार के किशनगंज जिले के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को एक बिना चेहरे वाली चुड़ैल नज़र आ रही थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा डरा रही थी, उन पर हमला कर रही थी। और ऐसी एक दो घटनाएं नहीं बल्कि आपको कई घटनाएं आज भी सुनने को मिल जाएंगी कि उस समय कैसे लोगों को बिना चेहरे वाली चुड़ैल सता रही थी और लोग तो घरों से रात के वक्त बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिना चेहरे वाली चुड़ैल की ऐसी खौफनाक घटनाओं की जानकारी लेकर आया हूं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजी हैं। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। साल 1990, बिहार का जिला किशनगंज, और वहां पर इससे पहले बिना चेहरे वाली चुड़ैल की कोई कहानी सुनाई नहीं जाती थी, लेकिन ऐसी घटनाएं अचानक शुरू हो गई और कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई। और सबसे पहले मैं आपको उस कहानी के बारे में बताता हूं जब एक ट्रक ड्राइवर को बिना चेहरे वाली चुड़ैल ने खुद को दिखाया था और बाद में उसके साथ क्या हुआ। राम नरेश, जो कि किशनगंज शहर के पास के एक गांव के रहने वाले थे, उस समय वो ट्रक चलाने का काम किया करते थे और ज़्यादातर गांव से एक साइकिल के ज़रिए वो शहर आया करते। और यहाँ पर एक ट्रक यूनियन था या वैसे भी कुछ इकट्ठे ट्रक ड्राइवर थे जो एक जगह ट्रक को खड़ा किया करते थे और वहाँ से ट्रक राम नरेश लेकर निकलता, जैसे कि सामान भारत के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाना और लेकर आना। ये काम राम नरेश किया करता था और उसे ज़्यादातर दिन के वक्त साइकिल चलाकर शहर आना पड़ता। वैसे वो शहर में रुकना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे अपना गांव पसंद था और शहर में वैसे भी अगर रहना पड़े, बाहर का खाना पड़े तो खर्च ज़्यादा हो जाता, इसीलिए वो घर से कुछ रोटी बनाकर लेकर आता। लेकिन अगर 2-3 दिन यहाँ पर रहना पड़े वो परेशान हो जाता और कहता, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ, अगर ट्रक को ले जाना होगा तो मैं गाँव से लगभग 20 से 25 मिनट लगाकर साइकिल चलाकर यहाँ पर आ सकता हूँ, आप मुझे पहले बता दीजिए। वो मालिक को ऐसा कह दिया करता था। ऐसे ही कई बार अब रात के वक्त भी वो साइकिल चलाकर आया करता। रात के 12 बजे, 2 बजे, ऐसे रात में साइकिल का सफ़र वो कई बार कर चुका था। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ अजीब हो रहा। पहली बार जो घटना उसके साथ हुई थी, वक्त होगा रात के 10 बजे का। उसे शहर आना था क्योंकि सुबह सुबह यहाँ की मंडी से कुछ अनाज था जो कि ट्रक में भरना था और उसके बाद 10 बजे से पहले पहले, अगले दिन के 10 बजे से पहले पहले ट्रक को लेकर जाना था। तो साइकिल के ज़रिए वो उसी खाली रास्ते से शहर की तरफ आ रहा और रास्ते में उसने एक औरत को देखा जिसने चमकीले कपड़े पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी से वो औरत आ रही हो। तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अब राम नरेश ने, क्योंकि राम नरेश काफ़ी शरीफ था और वो किसी को परेशान भी नहीं करता था। लेकिन फिर भी वो हैरान था कि ऐसी जगह से कोई शादी से चलकर जा रही है तो हो सकता है उसने गहने पहने हों और उसके साथ कोई ऐसी लूटपाट की वारदात हो जाए। लेकिन फिर भी वो किसी औरत से ऐसे सीधे बात नहीं करता था और वो भी किसी अनजान से, क्योंकि अगर किसी अनजान से ऐसी जगह पर बात करूँ तो लोग गलत ही समझेंगे। तो वो साइकिल चलाकर वहाँ से चला गया। पीछे से ही उस औरत को जो राम नरेश था उसने देखा था। उसके कुछ दिन बाद राम नरेश उसी रास्ते से रात के वक्त साइकिल चलाकर दोबारा आ रहा था। दोबारा से उसने उसी औरत को उसी कपड़ों में उसी रास्ते पर देखा और राम नरेश हैरान हो गया और उसे लगा हो सकता है आसपास के गांव में कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा होगा और कई दिन वो प्रोग्राम शायद चलेगा और ये जो औरत है ना, वही कपड़े बार बार पहनकर उस प्रोग्राम में जा रही होगी। होता है वहाँ कई लोगों के पास नहीं हैं कपड़े, तो इसी तरह बार बार एक ही कपड़ों को वो पहनते हैं, क्योंकि अच्छे कपड़े लेने के लिए अगर ना पैसे हों तो ऐसा चलता है। राम नरेश को तब भी ज़्यादा अजीब नहीं लगा। लेकिन उसके 7 दिन बाद रात के वक्त, ये समय होगा 12 बजे का, और एक तो पूरे रात के 12 बजे का समय, और आपके मन में अजीबो गरीब जो ख्याल हैं वो भी आने लगते हैं। राम नरेश के मन में भी अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। तो वो जो साइकिल थी उसे लेकर वहाँ से निकल रहा और उसे वही औरत फिर से नज़र आई। और ये जो औरत थी ना, रात को उसे तभी नज़र आती जब वो गांव से शहर की तरफ आ रहा होता।
अब एक बार शहर से वापस गांव की तरफ भी रात के वक्त आया था, तब उसे ये औरत नजर नहीं आई थी और इस बार तो रात के 12 बजे का वक्त था। अब इस समय रास्ते पर किसी औरत का मिलना सही नहीं लगता, या तो ये औरत ही सही नहीं है और कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही और साफ सुथरे थे। अगर बार बार एक जैसे कपड़े वो पहनती तो गंदे हो सकते थे। तो राम नरेश के दिमाग में आया कि चलो निकलते हैं, क्या पता नहीं ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ क्यों घूमती रहती है, मुझे ये सही नहीं लगती। तो राम नरेश साइकिल लेकर निकल चुका था। ऐसे राम नरेश के साथ 2 बार और हुआ था। उसने उस औरत को उसी रास्ते पर देखा और हर बार वक्त अलग होता। इतना लंबा सफर क्या वो चलकर पार करती है, और अगर चलकर पार करती है क्या नए कपड़े हर बार पहने रहती है। तो राम नरेश ने 5-7 बार उस औरत को देखा था, करीब से निकला था। कोई डराने वाली बात नहीं थी, कुछ भी अजीब नहीं था। अब उसके लगभग 30 से 35 दिन बाद उसे एक बार ट्रक से कहीं डिलीवरी करनी थी। अब शहर में आधा सामान वो डिलीवर कर चुका था। अब जिस रास्ते से उसे गुजरना था ये वही वाला रास्ता था। गांव वाले रास्ते से निकलकर आगे हाईवे की तरफ वो जाता, तो इस बार वो ट्रक पर था और आपको पता है ट्रक थोड़ा ऊंचा होता है। तो जैसे ही वो ट्रक से उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसके दिमाग में ये था भी नहीं कि वो औरत नजर आएगी, लेकिन ऊंचे ट्रक से उसे सड़क के एक तरफ वही कपड़ों में वो औरत गिरी हुई नजर आई। तो उसने ट्रक को धीमा कर लिया और वो ट्रक में था भी अकेला ही। अमूमन हमेशा हेल्पर उसके साथ होता है ताकि सामान को रखवाया जा सके या उतारा जा सके, लेकिन इस बार आधा सामान निकल चुका था तो कोई उसके साथ नहीं था। तो राम नरेश ने ट्रक को धीमा किया। अब वहां एक तरफ ट्रक धीमा करके रोका और फिर ट्रक के अंदर से ही आवाज लगाई, वहां कोई है क्या, आपको चोट लगी है। लेकिन उसे नजर आ रहा था कि वही कपड़े हैं। अब ये पक्का नहीं था कि ये वो औरत है या उसने कपड़े उतार दिए होंगे, फेंक दिए होंगे, लेकिन चमक रहे थे रोशनी में। तो जो अब राम नरेश था उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। उसे पहले से लग रहा था कि रात के वक्त अगर ऐसे नए कपड़ों में ये औरत ऐसे चलकर सफर करेगी, कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग पर ठरक चढ़ी रहती है और ऐसी अकेली लड़की को देखकर वो गलत हरकत करने के बारे में सोचते हैं, कहीं इसके साथ ऐसा तो नहीं हुआ होगा, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। ये सोचकर जो राम नरेश था वो अपने ट्रक से उतरा और उसके बाद जैसे ही वो करीब गया, उसने सोचा था हो सकता है ये कपड़े हों और हो सकता है कि ये वो लड़की ही हो वहाँ पर बेहोश। और करीब पहुँचने के बाद उसने देख लिया कि लड़की है और यहाँ पर गिरी हुई है, आसपास खून के धब्बे पड़े हैं, यानी किसी ने इस पर हमला किया होगा और जिंदा है या नहीं एक बार मैं देख लूँ। वो घबराया हुआ था, लेकिन उसने अब ध्यान दिया कि जैसे उसने कपड़े पहने थे उसका पेट नजर आ रहा और उसका पेट हिल रहा था। ये साफ था कि है वो जिंदा और ट्रक की रोशनी में इतना पता लग गया। और राम नरेश ने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही राम नरेश ने उसकी बाजू को पकड़ा, वो जो औरत थी उठकर खुद खड़ी हो गई। राम नरेश सोच रहा कि ये क्या, अब जो खून के धब्बे आसपास पड़े हुए ना, वो अलग अलग चीजों पर धब्बे पड़े हुए थे। उस औरत के कपड़ों पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं लगी थी, मिट्टी तक नहीं लगी थी, जैसे घास को टटोल कर साफ करके उसके ऊपर वो लेटी हो। कई ख्याल राम नरेश के मन में आए और उसकी पीठ नजर आ रही थी, कमर नजर आ रही थी, जैसे लहंगा या साड़ी जैसा कुछ उसने पहना हुआ था। फिर राम नरेश ने कहा, जी आप बेहोश हो गई थी, मुझे लगा आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, इसलिए मैं मदद के लिए आया हूं। आप चाहती हैं मैं आपको थोड़ा आगे तक छोड़ दूं? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कुछ और सवाल जो राम नरेश था उसने भी पूछे। वो औरत कोई हरकत नहीं कर रही थी, बस पीठ राम नरेश की तरफ और दूसरी तरफ देखे जा रही, जिसके बाद फिर से वो चलने लगी और रास्ते पर आ गई। जो सड़क थी वहां वो खड़ी हो गई। राम नरेश सोच में पड़ा हुआ कि मैंने उसकी मदद की है, वो गिरी हुई थी, कुछ बता तो दे ताकि मुझे लगे कि वो ठीक है, फिर मैं यहां से चला जाऊं। मैं भी कोई परेशान करना नहीं चाहता था, गिरी हुई थी। राम नरेश आगे गया। अब यहां झाड़ियों में सड़क से नीचे राम नरेश था। वो उठी, पीठ राम नरेश की तरफ थी, आगे होकर इधर से रोशनी पड़ रही, सामने खड़ी हो गई थी। राम नरेश निकला आगे, आखिरी बार कहना चाहता था मदद की जरूरत है या नहीं। जैसे ही राम नरेश आगे हुआ,
राम नरेश ने उस औरत को देखा। उसने सर जरूर ढका हुआ था, लेकिन उसका जो चेहरा था ना आंखें थीं, ना नाक थी, ना मुंह था। बिल्कुल सपाट चेहरा, जैसे हमारा हाथ है, कुछ नहीं, बिल्कुल सपाट, बिना चेहरे वाली औरत। और ये देखने के बाद जो राम नरेश था एक बार हैरान हुआ और एक अजीब सा एहसास उसे होने लगा। मान लो कि उसने चेहरे पर कुछ लगाया है, कि अपनी आंखों को, अपने नाक को, मुंह को ढका हुआ है, मान लिया। लेकिन राम नरेश को यह महसूस हो रहा जैसे ये सपाट चेहरा उसे देख रहा है। आंखों का घूरना उसे महसूस हो रहा था, लेकिन उस चेहरे से नहीं। वो अजीब सा एहसास था, जैसे उसके दिमाग के अंदर उसे आंखें नजर आ रही, लेकिन उस चेहरे पर नहीं थी। उसकी टांगें सही से काम नहीं कर रही, और जैसे जैसे वो उस बिना चेहरे वाली औरत को देखता गया, उसे डर लगता गया। इतना डर लगा कि उसकी टांगें काम नहीं कर रही थी। वो ट्रक की तरफ भाग नहीं पाया, वहीं पर खड़ा एक बार चीखा था। राम नरेश ने जोर से एक बार चीख मारी थी और उसके बाद उसे नहीं पता, उसे होश ही नहीं रहा और वो वहीं पर गिर गया। लगभग 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से कोई निकल रहा होगा, स्कूटर वाला, तो उसने राम नरेश को ऐसे गिरा हुआ देखा। और एक तरफ जो ट्रक है अभी स्टार्ट था, ट्रक बंद नहीं हुआ था, तो वो हैरान हो गया कि ये चल क्या रहा है। उसने राम नरेश को होश में लाने की कोशिश की, फिर राम नरेश होश में आया। राम नरेश ने बताने की कोशिश की उसके साथ क्या हुआ। वो बता नहीं पा रहा, क्योंकि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जितनी भी कोशिश की राम नरेश ने, वो बोल नहीं पाया। उसे पानी पिलाया गया। ट्रक लेकर वो दोबारा शहर गया। आगे जाना उसे सही नहीं लगा, क्योंकि ये हादसा हुआ था। उसे लगा कि मैं ट्रक नहीं चला पाऊंगा, मेरी हालत बहुत बुरी है। अगले दिन उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन जो राम नरेश था अपनी बातें सिर्फ इशारे से समझा पा रहा, बोल नहीं सकता था। लिखकर उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और बस लिखकर, या सामने वाला अगर पूछता तो वो इशारों से समझाने की कोशिश करता, जैसे कि चेहरा भयानक, ऐसे भूत प्रेत कुछ। तो जैसे जैसे उसके जानने वाले उससे पूछते गए, वो बताता गया। बिना चेहरे वाली चुड़ैल थी वो। जब मैंने उसकी तरफ देखा, सपाट चेहरे पर आंखें नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर ऐसा लग रहा बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही हैं, और जैसे जैसे वो आंखें मुझे घूरे जा रही हैं, मैं उसके वश में होता जा रहा हूँ। राम नरेश की आवाज़ चली गई, और उसके बाद से राम नरेश कभी बोल नहीं पाए। कई डॉक्टर के पास गए अपनी हैसियत के हिसाब से कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्या परेशानी है, और हर बार डॉक्टर कहते गले में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। दिमाग में उस खौफ के कारण, डर के कारण जैसे सदमा लगा हो कि वो बोल ही नहीं पाते। और ये घटना इतने साल पहले हुई थी, आज तक उनकी आवाज़ वापस नहीं आई, वो बिना चेहरे वाली चुड़ैल के कारण। अब ये राम नरेश जी के साथ घटी घटना थी साल 1990 और साल 1991 की शुरुआत में। इस इलाके में बहुत सारी घटनाएं घटी थी, और अब मैं आपको एक दूसरी घटना की जानकारी देता हूँ। ये घटना घटी थी जावेद आलम जी के साथ। जावेद आलम जी यहाँ एक गांव के रहने वाले थे। गांव में वो खेती किया करते थे, और उन्होंने अपने बड़े बड़े खेतों के बीच में एक कमरा बनाया हुआ था। वहाँ पर एक ट्यूबवेल लगा हुआ था, जिससे खेतों में वो पानी दिया करते थे, और कई बार रात को वहीं पर वो रुक जाया करते थे। उन्हें कभी डर नहीं लगा था। ज़्यादातर एक ही चीज़ का डर हुआ करता था कि जो कुत्ते थे इस इलाके में, जो भीड़ बनाकर कई बार कुत्ते खेतों में घुस जाया करते, और अगर डंडा लेकर उन्हें मारने की कोशिश करो, अगर कुत्तों की संख्या 8-10 से ज़्यादा है तो वो इंसान पर हावी होने लगते थे। इसीलिए जो तेज़ धार हथियार थे ना, वो अब जावेद जी ने रखे हुए थे, ताकि ऐसा ना हो कि वो मुझ पर हावी हो जाए। मैं तो अकेला हूँ, डंडा मारने की कोशिश करता रहूँगा। सिर्फ इसी चीज़ का डर था, बाकी कोई चोरी का डर नहीं, कुछ नहीं। वहाँ ऐसी वारदात नहीं होती थी। अगर खेतों में कुछ हो तो बाकी लोग मदद कर दिया करते थे। वैसे उनके पास कई खेत थे, बड़ी ज़मीन थी, तो रात को वो वहीं पर रुका करते थे। उनकी जो ज़मीन थी उसके आसपास कुछ ज़मीन थी जहाँ लोग खेती करते थे, कुछ ज़मीन थी लोगों ने खरीद कर रखी हुई, करते कुछ नहीं थे, बंजर ज़मीन बनाई हुई थी। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पेड़ लगाए हुए, पेड़ जब बड़े हो जाते 5-7 साल बाद, तो उसे काट कर उसकी लकड़ी को बेचा करते थे। ऐसा था।
तो पास में एक बंजर ज़मीन थी जहाँ सिर्फ पेड़ लगे हुए और ऐसे ही अपने आप जो भी लग गया वो पेड़ लगे हुए। तो जावेद जी ने रात के वक्त एक आवाज़ सुनी जब वो उस कमरे की छत पर थे। ज़्यादातर छत पर वो सोया करते ताकि नज़र आता रहे दूर दूर, कोई कुत्ता है, कोई बैल आ गया किसी का छूट कर, तो सब कुछ पता लगता रहे। तो उन्होंने देखा कि टक टक की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ आ रही है पास की ज़मीन से, जैसे कोई पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। अब एक बार के लिए जावेद जी डर गए, कहीं मेरी जो फसल है उसे काटने की कोशिश तो कोई नहीं कर रहा, कोई चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फसल अभी पकी नहीं थी, तो उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया तो एक तरफ अब वहाँ तक टॉर्च भी नहीं जाती थी और उनके पास जो टॉर्च थी ना, बड़े बड़े 2 सेल जिसे बैटरीज कहते हैं वो डालकर वो टॉर्च चलती थी। तो वो टॉर्च ज़्यादा दूर तक नहीं जाती थी। वहाँ उन्होंने मारकर देखा कि ये तो आगे वाली ज़मीन है। अब आगे वाली वो जो ज़मीन थी ना, वहाँ पर कोई पेड़ को काट रहा। तो जो जावेद जी थे उन्हें लगा कि चलो होगा कोई जिसे लकड़ी की ज़रूरत होगी, गाँव में कोई होगा गरीब तो टहनियाँ काट कर ले जाने की कोशिश कर रहा। मुझे डरने की कोई बात नहीं है, मेरी ज़मीन नहीं है, वैसे ही पेड़ लगे हैं, अगर किसी को काटने हो तो काट सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जावेद जी ने उस रात बिल्कुल उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह ये ज़रूर देखा कि मैं जाकर देखूं किया क्या गया है। तो जावेद जी जब उस पेड़ के पास गए, उन्होंने देखा कि पेड़ को काटा गया है। तब वो हैरान हो गए क्योंकि वहाँ पर कई टहनियाँ पड़ी हुई थी सूखी। वो सूखी टहनियाँ आसपास कुछ पुराने पेड़ थे जो खुद ब खुद मर गए थे। सूखी लकड़ी जब पेड़ गिर जाते हैं तो वहाँ ऐसी सूखी लकड़ी पड़ी, तो किसी को ज़रूरत है तो वो सूखी लकड़ी ले जा सकता है। तो जावेद आलम जी को लगा कि ये लकड़ी तो कोई लेकर नहीं गया, पेड़ जो कि ताज़ा है उसे काटने की कोशिश कर रहा है। काटा क्या गया है देखूं, तो पेड़ को उन्होंने देखा। उस पेड़ की किसी टहनी को काटा नहीं गया था, बल्कि कुल्हाड़ी को ऐसी जगह पर मारा गया था जहां पर पेड़ की कोई टहनी नहीं थी। और एक ही जगह पर कुल्हाड़ी को मारा जाता है अगर पूरे पेड़ को काटना हो तो। लेकिन कुल्हाड़ी, कोई ऊपर कुल्हाड़ी मारी, कोई नीचे कुल्हाड़ी मारी, यहाँ से थोड़ी लकड़ी निकाली, यहाँ से लकड़ी निकाली, वैसे ही बुरादा नीचे पड़ा। यानी जिसने कुल्हाड़ी मारी वो नहीं चाहता था लकड़ी ले जाना, बस जैसे वो गुस्सा निकालना चाहता था। तो जावेद जी को इतना लगा कि पता नहीं कोई पागल लगता है, अब मैं किसी से पूछूं तो क्या पूछूं, चलो छोड़ो, जो भी हो जैसा भी हो, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। जावेद जी घर चले गए और रात के वक्त फिर से उन्हें अपनी फसल को पहरा देना था और पानी भी लगाना था रात के वक्त। तो वो फिर से छत पर थे। वक्त होगा 12 बजे का। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के 12 बजे टक टक की आवाज़ ने उनकी नींद को खराब कर दिया, खलल डाला उनकी नींद में। जावेद जी ने ध्यान दिया, टॉर्च की रोशनी उस तरफ मारी जो जा भी नहीं रही थी। इतना देख लिया कोई पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगा कि ये क्या है, कल भी ऐसा कुछ किया, ऐसा तो नहीं कल अंधेरे में कुछ कर नहीं पाया और आज ऐसा लग रहा है जैसे लालटेन वगैरह कुछ पास में रखा हुआ है। तो जावेद जी उस वक्त उस कमरे के ऊपर ही रहे, उस तरफ वो गए ही नहीं। फिर से सुबह के वक्त उन्होंने देखा कि अब मैं देखूं पेड़ को काटा है या नहीं। कल तो जो कुछ किया गया था उसे कह सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, गुस्सा निकाला गया। और जब जावेद जी दोबारा वहां पर गए, उन्होंने उस पेड़ को देखा। पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी गई थी या तेज धार कोई चीज को मारा गया था। निशान तो ऐसे ही थे, लेकिन इस बार भी पेड़ को काटने की कोशिश नहीं की गई। पेड़ को काटना हो तो एक जगह पर ऊपर से कुल्हाड़ी नीचे से कुल्हाड़ी, ऐसे मारते मारते जैसे लकड़ी को काटना पड़ता है तो पूरा पेड़ ऐसे एक तरफ गिरेगा, ऊपर कुल्हाड़ी नीचे कुल्हाड़ी, जैसे एक खास निशान बनाने की कोशिश की हो। अब जावेद आलम जी ने देखा 1-2 जगह जैसे ट्रायंगल से बनाए गए थे, ऐसा कुछ बनाया गया था और उसके बीच जैसे कोयले से कुछ मला गया। अब ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा? जावेद जी को दिमाग में कुछ नहीं आया। वो हंसे, अरे पागल है कोई, तो उन्होंने कुछ सोचा तक नहीं। घर जाकर जावेद जी ने अपनी बीवी को ये बताया और उनकी बीवी, जो कि भूत प्रेत, जादू टोना, किया कराया, इन चीज़ों पर बहुत यकीन करती थी कि कोई हमारे घर पर ना जादू टोना कर सकता है। तो ये बात जावेद जी के दिमाग में आ गई और जावेद जी ने पूरी बात बताई। ऐसे कोयला भी मला हुआ था। तो उनकी बीवी ने कह दिया कि लगता है कोई वहाँ पर काला जादू करता है, आप ध्यान दिया कीजिए, भगा दिया कीजिए, आपके पास तो तेज धार वो तलवार जैसा है, दिखाना, भागेगा अपने आप, जो भी है वो। तो जो जावेद जी थे
वैसे किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे कि छोटी मोटी बात है झगड़ा मोल लेंगे, फिर झगड़ा बढ़ जाता है और बेवजह गांव के ही लोग हैं, छोटी मोटी बात से लेकर झगड़ा किए रहो और फिर बात ना करो, ऐसे करते रहेंगे तो पूरे गांव में किसी से बात करने के लायक नहीं रहेंगे, हर किसी से झगड़ा मोल ले लेंगे। लेकिन जो जावेद जी की बीवी थी वो तो अपने पड़ोसी से झगड़ा, आगे वाले घर वाले से झगड़ा, वो दुकान वाले से झगड़ा, जिससे दूध लेते उससे झगड़ा, तो ऐसे सबसे झगड़ा करती, वो गलत है ये गलत है। और जावेद जी काफ़ी शांत स्वभाव के थे और वो कहते बेवजह झगड़ा क्यों मोल लेना। लेकिन बीवी थी, इतना ज़्यादा बीवी ने बोला, जावेद जी को लगा कि ठीक है नहीं रहने देता, भगा दूंगा, कह दूंगा ये भी मेरी ज़मीन है, निकल जा, ये पेड़ नहीं काटना, ठीक है ना। तो उनकी बीवी ने कहा बिल्कुल, ऐसे कोई काला जादू कर देगा, वैसे भी पिछले 4 सालों से हमारे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई काला जादू तो नहीं करता, दिमाग में डाल दिया जावेद जी के उनकी बीवी ने। तो रात के वक्त, अब तीसरी रात थी, फिर से टक टक कोई पेड़ काटने की कोशिश कर रहा और जावेद जी को पता था कि ये पेड़ काटने की कोशिश नहीं हो रही, कुछ तो किया जा रहा है अजीब, मैं देख कर आता हूँ। अब जो भी था उसने लालटेन पास रखी, अब दूर से इतना नज़र तो नहीं आ रहा। जावेद जी चुपचाप वहाँ से टॉर्च लेकर, अब वो जो तलवार जैसा था वो भी उन्होंने पास में रखा कि अगर मुसीबत हुई और डराना हो, मैं इस्तेमाल तो नहीं करूंगा लेकिन डराया तो जा सकता है ना, अरे ये है मेरे हाथ में, तो सामने वाला कुछ करता नहीं, अगर आप निहत्थे हैं हो सकता है उसके पास कुछ हो तो वो डरा देगा, फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, हमला मुझ पर हो सकता है। तो ऐसे हथियार अपने पास रखे हुए चलते चलते वो पेड़ के पास गए और देखने लगे है कौन। लालटेन की रोशनी में उन्हें नजर आया ये एक औरत थी, काले कपड़े पहने हुए, पुराने, बूढ़ी लग रही थी। अब ये नज़र पीछे से ही आया था क्योंकि उसने सर पर कुछ लिया और वो काले रंग के कपड़े थे, बीच में से बाल जो काफ़ी सफ़ेद थे वो नज़र आ रहे और जो बाल थे वो घुघराले थे, इसीलिए जो सर पर दुपट्टे की तरह जैसे काला लिया हुआ वो काफ़ी फूला हुआ, जैसे बाल बहुत घने हों। लेकिन किसी बूढ़ी औरत के इतने घने बाल नहीं होते और जवान औरत के इतने सफ़ेद बाल नहीं होते, तो उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन वो औरत हाथ में कुल्हाड़ी लिए ऐसे टक बिल्कुल निशान लगा लगा कर, कोयला हाथ में लिया ऐसे निशान लगा रही कि यहाँ पर मुझे काटना है, फिर ऐसे मार रही। पहले जावेद जी को लगा अब औरत है, मैं क्या करूँ, बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन चलो कह ही देता हूँ क्योंकि ऐसे कोयला मलना वगैरह ये काला जादू सा लगता है तो मुझे कहना होगा, वरना बीवी डांटेगी। अगर बीवी इस तरफ आ गई, देखा पेड़, फिर बोलेगी आप भगाते नहीं, ये तो नई चीज़ें हुई हैं। तो बीवी से जावेद जी थोड़ा डरते थे। तो जावेद जी जब आगे गए, उस औरत को कहा रुक जाओ, क्या कर रही हो। वो औरत रुकी, उसने कुल्हाड़ी पकड़ी हुई, लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए वो ऐसे रुकी रही और जावेद जी सवाल करते रहे क्यों कर रही हो, ये मेरी ज़मीन है, चली जाओ, ये पेड़ नहीं काटना, और तुम पेड़ नहीं काट रही, कर क्या रही हो। 20 सेकंड के लिए वो बिल्कुल शांत थी, जिसके बाद उसने कुल्हाड़ी को फिर से उठाया। दोबारा कुल्हाड़ी को उठाने के बाद वो उसी तरह से जैसे निशान बनाने लगी, जैसे बात का कोई फ़र्क ना पड़ा हो। और जावेद जी ने दोबारा इस बार तो धमकी दी, मेरा पेड़ अगर दोबारा तुमने कुल्हाड़ी मारी ना, मैं पकड़कर तुम्हें फेंक दूंगा। लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं किया, जिसके बाद जो जावेद जी थे दोबारा उन्हें तीसरी बार कहना पड़ा। वो औरत रुकने का नाम नहीं ले रही, एक हाथ में कोयला, लालटेन रखी नीचे, एक हाथ में कुल्हाड़ी, ऐसे मारे जा रही। अब किसी पराई औरत को ऐसे छूना जावेद जी नहीं चाहते थे, लेकिन अब मजबूरी हो गई तो धक्का तो देना पड़ेगा। वैसे जब गुस्सा आता था तो बहुत गुस्सा आता था, फिर किसी औरत पर भी हाथ उठा दिया करते, फिर नियम वगैरह पता नहीं कहाँ चले जाते। तो ऐसे गुस्सा आ गया कि हट नहीं रही, फिर कंधे से पकड़कर खींचा और ऐसे खींचा कि उसे पीछे नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने ऐसे नीचे गिराया और कहने लगे कि ये ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, साफ करने लगे। फिर वो औरत उठी, अब नीचे गिराया है, औरत को उठने में समय लगेगा। उन्हें लगा था बूढ़ी औरत है तो चोट लगेगी, खुद ब खुद डर कर रोएगी या कहेगी अरे गलती हो गई, मैं बहरी हूँ, ये वो। ऐसे फेंका, साफ कर रहे, उठकर आई, जावेद जी को पकड़ लिया एक तरफ कंधे से। फिर जावेद जी, जिन्हें 1 सेकंड में सर पर यहाँ पर दर्द महसूस हुआ, जैसे वो उठकर आई यहाँ पर दर्द महसूस हुआ, उसने अपने हाथ से ना ऐसे सर के पीछे से कुछ किया था और बाद में दर्द महसूस हुआ, बड़ी तेज़ी से हाथ मारा, कुछ जैसे ब्लेड जैसी कोई चीज़ होगी कि यहाँ से खून निकलने लगा। जब जावेद जी ने ऐसे डर कर उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा नहीं था, बिल्कुल सपाट सा चेहरा। और जावेद जी बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि चेहरा सपाट है,
आंखें नहीं हैं, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, जैसे बिल्कुल बिना चेहरे वाली कोई औरत हो, लेकिन फिर भी वो घूर रही थी। अब ये खास चीज़ है जो हर एक ने बताया जिसने उसे बिल्कुल सामने से देखा था कि उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो देख पाती थी। ऐसा लगता था कि हमारे सामने आंखें हैं लेकिन सपाट चेहरे में आंखें नहीं हैं। अब कैसे इसे बयां किया जा सकता है कि दिमाग में लगता कि ये देख रही है, और डर लगने लगा जो जावेद जी थे उन्हें। फिर उसने अपनी उंगलियों से ऐसे मारना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी तो कहीं फेंक दी थी, वो अपनी उंगलियों से हमला कर रही। अब उसकी उंगलियां नाखूनी होंगे, जावेद जी इतना तो देख नहीं पाए, हड़बड़ी दिखाने लगे थे। जो हाथ में था वो मारने की कोशिश कर रहे, अब वो बड़ी तेज़ी से छाती पर मारती जा रही। जावेद जी ने वो जो तेज़ धार उनके पास हथियार था वैसे उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। दिमाग में था कि चलाना नहीं है, छोटा मोटा झगड़ा है, मैं गलती से सर पर कहीं शरीर पर मार दूंगा, खून निकलेगा तो केस पड़ सकता है, बढ़ सकता है, तो इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अब तो ऐसे हालात थे कि दिमाग ने काम ही नहीं किया। उन्होंने ज़ोर से उस औरत पर वो तेज़ धार हथियार का वार किया था। अब उस औरत की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो जब तेज़ धार हथियार का वार करते तो वो करीब आ जाती और उसे वो वार सही तरीके से लग नहीं रहा था। जैसे 2-3 बार वार किया, ज़ोर से नहीं लगा और उसने पकड़कर उस हथियार को नीचे फेंक दिया। फिर इतना ज़्यादा हमला किया जावेद जी के ऊपर, एक तरफ की उनके चेहरे का जैसे मांस था उसे उधेड़ कर रख दिया। छाती पर कई बार उंगलियों से उन्होंने जैसे छेद कर दिए। उंगलियां नाखून थे या क्या थे, शरीर में से गड़ाती ऐसे खींचती, मांस उधेड़ने की कोशिश करती। और जावेद जी जो काफ़ी ज़ख्मी हुए फिर भागे, और वो पीछे पीछे भागी थी। जावेद जी ने उस घर के अंदर घुसकर अंदर से जैसे कुंडी को लगा लिया। बाहर से वो जो गेट था वो था टीन और लोहे का गेट, जैसे पहले लगा करते थे थोड़ी सुरक्षा के लिए। चारों तरफ लोहा था, बीच में टीन लगाई हुई। अब वो जो टीन का दरवाज़ा था ना, उसके बीच उस औरत ने उंगलियां मारकर ऐसे खींचा था, लोहे को आधा बीच से फाड़ डाला। ऐसा बहुत बार किया और जावेद जी अंदर से जान बचाने के लिए जैसे वो उंगलियां अंदर मारती या हाथ मारने की कोशिश करती, वो ज़ोर ज़ोर से मारते, आवाज़ करते, बहुत ज़ोरदार आवाज़, चीखे जा रहे। इसके बाद लगभग 10 मिनट उस औरत ने कोशिश की, फिर वो औरत भाग गई और ऐसे जावेद जी की जान बची थी। इस घटना के बारे में अगले दिन जावेद जी ने गांव में बताया और गांव में बहुत ज़्यादा दहशत फैल चुकी थी, क्योंकि ऐसी और भी कई घटनाएं हो चुकी थी। ज़्यादातर लोग तो यकीन नहीं करते क्योंकि वहाँ पर ऐसी झूठी कहानियाँ भी कई लोग सुनाया करते थे, लेकिन जावेद जी की जैसी हालत थी, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी ने हमला कर दिया और उन्होंने झूठ कहानी बनाई। भाई, चेहरे का मांस खींच लिया गया था, उखाड़ दिया गया था, छाती पर निशान थे, उनका जो दरवाज़ा था ना लोहे का वो फटा हुआ गांव के लोगों ने देखा, जिसके बाद गांव के लोग बहुत ज़्यादा दहशत में थे। और तब गांव वालों ने सुरक्षा के लिए वहाँ पर कई लोगों को बुलाया, जैसे धार्मिक लोग, हिंदू धर्म के लोग, और क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है तो मौलाना वगैरह, तो बहुत कुछ किया गया ताकि ऐसी किसी बुरी ताकत को दूर किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं रुकी नहीं और अलग जगह पर अलग घटनाएं होती रही थीं। अब एक और घटना की मैं आपको जानकारी देता हूं, जो कि किशनगंज के पास के एक गांव में बने हुए सरकारी स्कूल के टीचर मनीष जी ने बताई है। साल 1991 जनवरी का महीना था। क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक थे तो जो मनीष जी थे ज़्यादातर स्कूल में रहा करते और सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए वो शाम के वक्त वहाँ पर नोट्स बनाया करते कि अगले दिन ये पढ़ाना है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और वहाँ पर नई अलमारी आई थी। उन अलमारी में जो सरकारी सामान होता, किताबें होती, उन चीज़ों को संभाल कर रखा जाता। भले ही स्कूल काफ़ी बड़ा था लेकिन वहाँ पर कमरे थोड़े कम बने हुए थे। आगे जब बजट ज़्यादा बढ़ता, सरकारी रुपए आते तो और कमरों का निर्माण होता, तो ज़मीन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अब वो जो ज़मीन थी ना, उस पर लगे हुए थे कई पेड़, जैसे आम का पेड़, जामुन का पेड़, ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे। और शाम के वक्त कई बार उन पेड़ों पर बच्चे चढ़ जाया करते थे, आम को तोड़ा करते थे, जामुन को तोड़ा करते थे। लेकिन 2 साल पहले वहाँ पर एक घटना हुई थी। 3 बच्चे थे, एक जामुन के पेड़ पर चढ़े होंगे तो एक का पैर फिसल गया, वो गिर गया नीचे, उसकी बाजू की हड्डी टूट गई। जिसके बाद आसपास के जो लोग थे, गांव वाले, वो आ गए स्कूल में कि आप बच्चों को ऐसे आने कैसे देते हैं। जो चौकीदार था वो
बड़ा शरीफ था, वो कह दिया करता था बच्चों तोड़ने हैं तो तोड़ लो। फिर उस चौकीदार को बहुत ज़्यादा बोला गया। फिर चौकीदार ज़्यादा सुरक्षा करने लगा कि अब तो अंदर आने नहीं देना, कोई जामुन नहीं तोड़ेगा, कोई आम नहीं तोड़ेगा, बच्चों भाग जाओ। वो ज़्यादा सख्त हो गया क्योंकि उसे डांट पड़ी थी, उसकी गलती नहीं थी, वो तो बच्चों की गलती थी। बच्चा गिरा है ना, उसे नहीं चढ़ना चाहिए था। और जो मनीष जी थे, जो टीचर थे वहाँ पर, वो शाम के वक्त जो किताबें होती उन्हें सही से संभाल कर कमरों के अंदर रखते। अब उस समय क्योंकि जो कमरे थे उसको ताले नहीं लगाए जाते थे, स्कूल का ही सामान था, तो डरने की कोई ज़्यादा बात भी नहीं थी। गांव वाले भी अच्छे थे और चौकीदार तो है ही, किसी को अंदर आने नहीं देगा। अब मनीष जी एक सुबह जब बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 7 बजे स्कूल में आए थे, उन्होंने क्लासरूम खोला था तो देखा एक अलमारी खुली है, किताबें बिखरी पड़ी हैं। ये देखने के बाद उन्होंने चौकीदार को बहुत ज़्यादा डांटा और चौकीदार का कहना था कि मैंने रात के वक्त किसी को आने तक नहीं दिया, आखिरी बार आप थे अंदर जब आपने सब कुछ किया, फिर आप चले गए तो कोई यहाँ पर नहीं आया। मनीष जी चौकीदार से लड़ने लगे कि तुम्हें लगता है कि इस स्कूल में ये जो गंदगी है ये मैंने डाली है, मैं जानबूझकर गंदगी डालकर फिर तुम्हें दिखा रहा हूँ किसी और ने किया है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। अब चौकीदार भी सही था, मनीष जी भी सही थे, ये किया किसी ऐसे ने था जो चौकीदार को जानता है कब आता होगा और मनीष जी के बारे में भी उसे पता होगा। तो मनीष जी फिर सारा सामान जो था, किताबें वगैरह, उसे रखवाने लगे। बाकी टीचर भी वहाँ पर थे तो मदद की गई। इसके 2 दिन बाद फिर से किताबें बिखरी हुई थी। ऐसा 3-4 बार हो चुका था। ज़्यादा किताबें अब बिखरी हुई तो नहीं मिली, लेकिन बेंच गिरे हुए, चीज़ें गिरी हुई। तो मनीष जी को लगा कि ये कोई बच्चा करता है, क्योंकि उस समय बच्चों की जब पिटाई होती थी तो वो जो आम की लकड़ी थी ना, उससे अच्छी पिटाई होती थी। तो कई बच्चे ऐसे घूरते रहते कि टीचर तुझे तो मैं बताऊँगा। तो मनीष जी को लगा कि कोई बच्चा होगा। अब शरारती तो बहुत बच्चे हैं, इल्ज़ाम किसी पर लगाया नहीं जा सकता, तो ऐसा होगा दीवार फांद कर आता होगा अंदर, ये सब करके मुझे सज़ा देने की कोशिश कर रहा होगा। कोई बात नहीं, ध्यान मुझे रखना होगा। अब जो वो चौकीदार था, वो चौकीदार कहता कि मैं राउंड भी रात के वक्त कभी कभी लगाने की कोशिश करूँगा, वैसे मुझे बाहर भी देखना पड़ता है, वो जो आगे वाली सड़क है उसकी तरफ भी देखना पड़ता है। तो मनीष जी ने कहा कि ऐसा करूँगा, शाम के वक्त मैं आऊँगा, क्योंकि 1-2 बार कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हुए थे फलों के, उनके ऊपर से जैसे फलों को तोड़कर ना नीचे फेंका गया था गुस्से में, और फिर पत्थर भी फेंके गए थे, जैसे पत्थर से उन फलों को तोड़ने की कोशिश की होगी, ऐसे पत्थर मार मार कर स्कूल के अंदर, और चौकीदार को पता तक नहीं लगा। अब चौकीदार की भी गलती नहीं थी, उम्र उसकी भी ज़्यादा थी, सुनाई थोड़ा कम देता था, लेकिन काम ईमानदारी से करता था। अब काफ़ी कमरे हैं, काफ़ी ज़मीन है, इतना ज़्यादा तो घुमा नहीं जा सकता। मनीष जी रात के 8 बजे आए ये देखने के लिए। अब मनीष जी ने चौकीदार से बात की थी कि रात को मैं तो यहीं रुकूंगा, ऐसा करूंगा मैं अंदर रहूंगा, सो जाऊंगा, खटिया लगी है एक तरफ तो वहाँ मैं सो सकता हूँ, पहले भी ऐसा कई बार कर चुका हूँ। तो 8 बजे जो मनीष जी थे जैसे ही क्लासरूम के पास पहुँचे, ऊपर से पेड़ हिलने की आवाज़ आने लगी। अब ये आम का पेड़ था और आम के पेड़ में इस महीने में तो फल नहीं लगे होते, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेड़ हिल रहा। तो जो मनीष थे उन्हें लगा कि कोई ना कोई ऊपर है। इसके बाद मनीष जी ने क्या किया, वो चुपचाप पेड़ के पीछे गए, फिर चले गए चौकीदार के पास और चौकीदार को कहा कि कोई तो पेड़ के ऊपर है, चलो आ जाओ, डंडा मोटे वाला लेकर आना, बच्चा हुआ तो उसकी पिटाई भी होगी, चोरू चक्का हुआ तो पीटेंगे तो उसको भी, उसको थोड़ा ज़्यादा पीट देंगे, बच्चों को थोड़ा कम पीटते हैं। जिसके बाद चौकीदार और मनीष जी मोटे मोटे डंडे लेकर आए थे। तो जैसे ही पेड़ के नीचे, फिर जो चौकीदार था उसने टॉर्च जलाई, ऊपर देखा, ऊपर कोई है, ऊपर थी लड़की। अब लड़की चढ़ी हुई जिसकी पायल की आवाज़ आ रही। अब ऊपर कर क्या रही है, क्योंकि ये सीज़न में आम तो लगे नहीं होते, सर्दियों में कौन से आम लगते हैं, वो तो गर्मियों में लगते हैं, जून जुलाई के महीने में आम लगते हैं, इस महीने में आम नहीं लगते। जिसके बाद दोनों कहने लगे उतरा। वो जो लड़की थी पतली सी थी, ऐसा लग रहा स्कूल की पढ़ने वाली ही लड़की होगी, या हो सकता है कोई और थोड़ी बड़ी लड़की होगी, कोई 18-20 साल की होगी। फिर उसे नीचे उतरने के लिए कहा गया, वो नीचे उतरी और उसके नीचे उतरने का तरीका देखिए, वो होगी 12 से 13 फुट ऊपर। नीचे से ये टॉर्च की रोशनी मार रहे उतर रहा, और उसने साड़ी पहनी हुई थी कोई हरे लाल रंग की साड़ी, और उसने ऊपर से छलांग लगाई, सीधा नीचे आकर खड़ी हो गई। अब बिल्कुल नीचे आकर उनके सामने खड़ी थी। 2 गवाह थे, मनीष जी और वो चौकीदार।
वो जो औरत थी ना, उसके सर पर सफ़ेद काले से बाल थे और उसका चेहरा नहीं था, ना नाक, ना आंखें, ना मुंह। बड़ी भयानक। और वो दो भी कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे वो घूर रही है। चेहरे पर आंखें नहीं थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दो आंखें घूर रही हैं और शरीर कमज़ोर सा महसूस उन्हें होने लगा था। फिर वो जो औरत थी ना, उसने धक्का दिया दोनों को पीछे गिरा दिया। दोनों को ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था, लेकिन कमज़ोरी महसूस हुई थी। और जो चौकीदार था वो तो बेहोश हो गया, और जो मनीष जी थे वो देख रहे। वो अजीब तरीके से चल रही थी, जैसे उसकी टांगें टूटी हुई हों। उसके चलने का तरीका ऐसे था जैसे टेढ़ी होकर चल रही और चेहरा है ही नहीं। कितना डर लगा होगा मनीष जी को कि वो तो डर के मारे बेहोश होने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं रहे। पसीना आ रहा, ठंडा पसीना आ रहा, और वो औरत चलती हुई करीब आ रही। मनीष जी ने जिसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। भगवान को वो याद करने लगे और हाथ में जो डंडा था वो मारने लगे। 1-2 बार उस पर जैसे डंडे का वार किया होगा और वो उसके बाद पीछे भाग गई। मनीष जी बच चुके थे, उन पर ज़्यादा कोई वार तो नहीं हुआ। ये धक्का दिया था, चौकीदार तो धक्के से भी गिरकर बेहोश हुआ होगा या डर कर बेहोश हो गया। मनीष जी ने बाद में चौकीदार को होश में लाया था, और चौकीदार खुद खौफ में था। वो तो नौकरी छोड़ना चाहता था कि यहाँ तो वो बिना चेहरे वाली चुड़ैल आती है, और मनीष जी ने भी कहा था नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी टीचर्स को इसके बारे में बताया गया, और रात के वक्त जो चौकीदार था वो अपने साथ किसी और को लेकर आने लगा, और उन्हें कहा गया कि अंदर नहीं आना है, हो सकता है दोबारा उससे सामना हो। फिर उसके बाद किसी पुजारी जी को बुलाया गया, वहाँ हवन यज्ञ किया गया। दोबारा तो वहाँ पर बिना चेहरे वाली चुड़ैल को नहीं देखा गया, लेकिन ये 2 गवाह थे जिन्होंने अपनी आंखों से उस स्कूल के अंदर बिना चेहरे वाली चुड़ैल को देखा था। और ये थी वो 3 कहानियाँ जो 1990, 1991 की हैं, जिसमें ये गवाहों ने अपनी आंखों से ऐसे बिना चेहरे वाली चुड़ैल को देखा था। वैसे तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कई ऐसी बिना चेहरे वाली चुड़ैल की कहानियाँ भेजी हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन 3 का चुनाव करके मैंने आपको वो 3 कहानियाँ सुनाई हैं। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके विचार जानने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं। अगर कोई कमी है, कुछ और चाहते हैं, वो ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना। ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।